अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे कुछ लोग बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि मैं कल से अब सिगरेट पीना बंद कर दूँगा, मैं कल से जिम जाना चालू करूँगा, मैं कल से फ़िटनेस पे ध्यान दूँगा, मैं कल से दारू नहीं पीऊँगा, मैं कल से किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। इस टाइप के लोग वो लेते हैं, रेज़ोल्यूशन लेते हैं। तो मेरा कहना ये है कि या तो आप रेज़ोल्यूशन लो मत, बिल्कुल मत लो, और अगर ले रहे हो, तो उसको फिर फुलफ़िल करो। बहुत से लोग होते हैं जिनको आजकल तो प्यार में धोखे मिलते रहते हैं, तो अगर किसी इंसान को प्यार में धोखा मिला है, तो उसके बाद में हो सकता है कि वो एक अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि वो अपने आप को एक बेटर तरीके से डेवलप करे, ये भी हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम इंतकाम वाले मोड पे चले जाते हैं। आपने वो देखी होगी ना, एक मूवी आई थी, मैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम दे के। इंसान जो आजकल तो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बहुत छपरी टाइप लोग वीडियो बनाते हैं, एकदम बालों को ऐसे डिफरेंट कलर में रंग के। अगर कोई बच्चा या कोई इंसान अगर ऐसे इस टाइप के लोगों का फैन है, तो उसकी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप से डेवलप हो। मान लो एक रिलेशनशिप में एक कपल के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया, चाहे वो कपल के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या फिर किन्हीं भी दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इस सिचुएशन में डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? बच्चा जो अभी 25, 26, 27 साल का है, वो अपनी मम्मी को डोमिनेट करने लग रहा है, वो अपनी बहन को डोमिनेट करने लग रहा है, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ को डोमिनेट करने लग रहा है। तो ये सारी चीज़ उसमें कहाँ से आ रही है? एक कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इस टाइप से बड़ा करेगा कि उसके लिए सारे डिसीजन वो ही लेता आ रहा है। तो वही बच्चा जब 20-25 साल का होगा, तो वो अपने लिए डिसीजन कैसे ले पाएगा फिर? क्योंकि आज तक तो उसके लिए कोई और डिसीजन लेता है। मैच्योर जिस इंसान को हम बोलते हैं, वो पर्सनैलिटी कैसे होती है? इंसान की जो पर्सनैलिटी अगर वीक है या स्ट्रॉन्ग है या डोमिनेंट है, मैच्योर है, जैसी भी है, वो कैसे बनती है? और कैसे एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके बहुत अच्छा कर सकता है, अभी जैसा है उससे कई गुना बेहतर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पर्सनैलिटी। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। कई बार तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आपने डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में भी सुना होगा, जैसे कि ये अल्फ़ा मेल है, ये सिग्मा मेल है, और फिर पीछे कुछ अजीब-अजीब सा बैकग्राउंड टाइप सॉन्ग लगा के, सुना है ना? तो आज हम जानेंगे कि ये पर्सनैलिटी होती क्या है, कैसे ये पर्सनैलिटी बनती है, कैसे किसी इंसान की पर्सनैलिटी बहुत वीक रह जाती है, कैसे किसी इंसान की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और कभी-कभी तो ये बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है और वो इंसान बहुत एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी शो करने लगता है। और एक होती है बिल्कुल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं ना कि अरे ये इंसान तो बहुत कितना मैच्योर इंसान है, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, कैसे बनती है, कितने टाइप होते हैं इसके। मेनली हम इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप के बारे में बात करेंगे। वीक पर्सनैलिटी के बारे में, स्ट्रॉन्ग के बारे में, डोमिनेंट के बारे में और मैच्योर के बारे में। और फिर हम जानेंगे कि ये पर्सनैलिटी हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है, हमारे रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट डालती है, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग को कैसे इम्पैक्ट डालती है। और फिर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको हम समझेंगे कि किस सिचुएशन में कौन-सी पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर किसी फैमिली में कोई डिस्कशन हो रहा है फाइनेंस को लेके कि हमारे पास इतने पैसे हैं, तो इसको कैसे-कैसे हम खर्च करेंगे। तो इस सिचुएशन में एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा और एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसी टाइप से हम बहुत से डिफरेंट सिचुएशन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन-सी पर्सनैलिटी इंसान कैसे-कैसे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? एक आपने सुना होगा कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी होती है कि वो एक बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है। कुछ लोग किसी और के बारे में बोलते हैं कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप है। तो हम इनके बारे में भी जानेंगे कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, कौन-सा इनमें से अच्छा है, कौन-सा बुरा है, या दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि कौन-सा क्या है। तो इन सब के बारे में हम समझेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या आपकी जो पर्सनैलिटी अभी जैसी है, क्या आपको वैसी ही रखना पसंद है? क्या आप उसको चेंज करना चाहते हैं, एक बेटर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं? ये फिर आपके ऊपर है कि आप कैसा अपनी फ्यूचर में, अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हैं, ठीक है? आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड होगी। और वैसे भी अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप करनी है, मैच्योर बनानी है, तो इतना टाइम तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। अब छोटे-छोटे वीडियो में अगर मैं 5 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो बनाऊँ, तो ना तो उसमें मैं अपनी बात पूरी अच्छी तरीके से रख पाऊँगा और ना आप सही तरीके से बात को समझ पाएँगे। इसलिए थोड़ा पेशेंटली देखना और ध्यान से पूरी बात को समझने की कोशिश करना, और उसके बाद में जैसा भी आपको फीडबैक लगे, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो पर्सनैलिटी का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, वो होता है कि एक जो इंसान है, वो कैसे सोचता है, किसी चीज़ के बारे में कैसे फ़ील करता है, बाहर वाले अदर लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे किस टाइप के कपड़े पहनता है, किस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दूसरे के सामने, कितना अपने अंदर से ऑनेस्ट है, कितना वो एथिकल है कि सारी चीज़ों को एकदम मोरली तरीके से करने की कोशिश करता है। इन सारी चीज़ों को मिला के एक सिंगल वर्ड में अगर बोलना हो, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। इन सारी चीज़ों को मिला के हम किसी इंसान के बारे में बोलते हैं कि इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है? तो आपको पर्सनैलिटी का एक मोटा-मोटा आइडिया हो गया है कि पर्सनैलिटी का मतलब हम अंदर से कैसे हैं,
हम बाहर से कैसे हैं और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। देखो, इसको और डीप समझने के लिए इस पर्सनैलिटी को हम 3 छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करते हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 टुकड़ा में सबसे पहला वाला है कि हमारी इनर पर्सनैलिटी कैसी है। इनर पर्सनैलिटी का मतलब कि हम अंदर से कैसे हैं। वो चीज़ें जो बाहर वाले को नहीं दिखती हैं, बस हमको पता है कि हम अंदर से कैसे हैं। उसको हम बोलेंगे इनर पर्सनैलिटी। दूसरा हमारा होगा आउटर पर्सनैलिटी। आउटर का मतलब कि वो सारी चीज़ें जो दूसरे भी देख सकते हैं, हमारे बिना बातचीत के, हमारे बिना बोले। एक होता है ना कि कोई इंसान कितना साफ-सफाई से है, दिखने में कैसा है, फिटनेस लेवल कैसा है। ऐसी चीज़ें जो दूसरा देख सकता है, उसको हम बोलते हैं आउटर पर्सनैलिटी। और इन दोनों को मिला के, इनर पर्सनैलिटी को, आउटर पर्सनैलिटी को मिला के हम किस सिचुएशन में किसी इंसान के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इसको हम बोलेंगे बिहेवियरल पर्सनैलिटी। ठीक है? और इन तीनों को मिला के, इनर पर्सनैलिटी को, आउटर पर्सनैलिटी को और हमारे बिहेवियर को मिला के सिंगल वर्ड के अंदर हम बोलेंगे कि किसी इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है? तो देखो, इनर पर्सनैलिटी में क्या-क्या होता है। पहली चीज़ तो ये कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। क्या अगर कोई इंसान हमको कोई बात बोल रहा है, तो क्या उसको हम प्रॉपर एनालिसिस करके सुन रहे हैं उसको, उसके बाद उसको कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर बस सुना और रिप्लाई दे दिया, इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा हमारा होता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं अंदर से, कि वो, उनको आप कुछ भी बता दो, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दिमाग में एक थ्योरी बना रखी है कि ये चीज़ ऐसी होती है तो मतलब ऐसी ही होती है। जैसे अगर आप किसी को बोलोगे कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंट कास्ट बनी हुई है, तो कास्ट की ज़रूरत क्या है? तो अगर उन्होंने अपने दिमाग में पहले से एक चीज़ बिठा रखी होगी कि हाँ, कास्ट होना चाहिए और कास्ट का ये मतलब होता है, तो आप उनको कितने ही लॉजिक दे दो चाहिए, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि किसी इंसान का माइंडसेट कैसा है। तीसरा, कोई इंसान फ़ील कैसे करता है। फ़ील करने का मतलब है कि अगर आपके सामने एक गरीब बच्चा है, वो आपसे कुछ पैसे माँग रहा है, आप उसकी गरीबी को देख के किस टाइप से अंदर फ़ील कर रहे हैं। एक होता है ना कि एक तो उसको देख के बोलेंगे, अरे देखो ये तो हर जगह माँगने आ जाते हैं। एक दूसरा फ़ील करेगा कि यार, अगर कोई इंसान गरीब है तो क्यों है? ये है तो छोटा बच्चा है ना, भले ही माँगने आ रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप उसके इमोशन को कैसे फ़ील करते हैं दूसरे को। तीसरा हमारे इनर पर्सनैलिटी का पार्ट है कि हम अपने आप को कितना समझते हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन रेयरली कोई अपने आप को समझता है। अपने आप को समझने का मतलब है कि हमको किस सिचुएशन में कब गुस्सा आता है, कब किसी इंसान के ऊपर हमको इरिटेशन फ़ील होता है, कब किसी इंसान के ऊपर हमको प्यार आता है। इस टाइप की चीज़ें, क्या ये हमको पता है अपने बारे में? क्या ये सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं या फिर कोई दूसरा हमसे करवाता है? करवाने का मतलब है कि अगर कोई इंसान आपको आगे 2 गाली दे रहा है और आप उसके पीछे-पीछे एकदम जूता लेके भाग रहे हैं, एकदम गुस्सा होके भाग रहे हैं। तो ये जो गुस्सा आपको दिलाया गया है, क्या ये आपको खुद से गुस्सा आया है या फिर किसी और ने ट्रिगर किया है? तो खुद को समझने का मतलब है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने इमोशन को कितना समझते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो एक हमारी इनर पर्सनैलिटी का पार्ट होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा होता है कि हम अपने आप को समझने के साथ-साथ दूसरे को कितना समझते हैं। दूसरे को समझने का मतलब है कि अगर कोई दूसरा इंसान आपको अपनी तकलीफ बता रहा है, तो क्या सिर्फ़ आप उसकी तकलीफ सुन रहे हैं या फिर अपने आप को उसकी जगह रख के और फिर उसकी तकलीफ को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल में ये इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कितना तकलीफ में है, कितना परेशानी में है। क्या आप इस तरीके से देखते हैं? तो ये हो गया हमारा दूसरों के इमोशन को समझने की कैपेबिलिटी। इसके अलावा होता है कि हम कितने ज़्यादा अच्छे लिसनर हैं। देखो, लिसनर का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी की बात सुन लिए और रिप्लाई दे दिया, नहीं। लिसनर का मतलब होता है कि सामने वाला जो बात बोल रहा है, उसको हम एक्टिव तरीके से लिसन कर रहे हैं बिना किसी जजमेंट के। बिना किसी जजमेंट का मतलब, सामने वाला कोई बात बता, जनरली तो ये होता है ना कि सामने वाला कुछ कहानी कह रहा होता है, अपनी स्टोरी बता रहा होता है और उसकी कहानी सुनते-सुनते हम कुछ ना कुछ मन में कंक्लूड, एकदम जजमेंट कर दिए रहते हैं कि हाँ, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। होता है ना ऐसा? तो उसको हम लिसनिंग नहीं बोलते हैं। लिसनिंग का मतलब होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है, बस उसको उतना सुनो और उसके बाद रिएक्ट करो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बात सुनते भी नहीं हैं। हम सामने वाले की बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि उसको जवाब में हमको कुछ रिप्लाई देना है। ठीक है? तो इसको लिसनिंग नहीं बोलेंगे। तो एक हमारे अंदर की जो चीज़ होती है, इनर पर्सनैलिटी का पार्ट, वो होता है एक्टिव लिसनिंग, कि हम कितना ज़्यादा एक्टिवली लिसन कर रहे हैं। इसके अलावा हमको अपने आप के ऊपर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। इसके अलावा हम दूसरों को कितने रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं या फिर उनको हम नीची नज़रों से देखते हैं, मतलब दूसरे के लिए कितनी हमारी रिस्पेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं किसी इंसान की इनर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी में क्या-क्या आया? किसी इंसान का थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो अपने खुद के इमोशन को कितना अच्छे से समझता है, वो दूसरे के इमोशन को कितना अच्छे से समझता है, वो कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो कितना ज़्यादा अच्छा एक एक्टिव लिसनर है,
वो कितना अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, वो कितना दूसरे के बारे में एक रेस्पेक्टफुल नज़र से देखता है, रेस्पेक्ट की नज़र से सोचता है। इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं किसी इंसान का इनर पर्सनैलिटी का पार्ट। अब देखो हर इंसान में ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उसके हम बाद में बात करेंगे कि एक जो वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है उसमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, कौन सा कम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। और जो दूसरा हमारा पर्सनैलिटी का पार्ट था वो था आउटर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो दूसरे को हमसे दिख सकती हैं आराम से, हमारे बिना बिहेव किए, हमारे बिना बातचीत किए। ये क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला तो जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है कि हमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने कितनी ज़्यादा अपनी बॉडी की साफ सफाई का ध्यान रखा है। एकदम ऐसा तो नहीं है ना कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो 10 दिन से नहाए नहीं है कि किसको पता चल रहा है कि डियो हमारा काम हो गया। क्या ऐसा है, या फिर हम अपने आप को पूरा प्रॉपर ग्रूमिंग करके रखे हुए हैं? दूसरा वो हो गया। तीसरा, हम किसी से बातचीत करते टाइम अपने बॉडी लैंग्वेज कैसी है हमारी। कई बार ऐसा होता है कि हम बातचीत करते हैं, हम ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, या फिर एकदम अपने आप को, एक होता है ना रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा होता है कि हम सामने वाले को एकदम पूरा ऐसे प्रॉपर तरीके से उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी बात सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। ये दूसरा हो गया। मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कहने का मतलब। जब हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो बात करते टाइम क्या हमारा चेहरा एकदम लटका हुआ है, एकदम पूरा ऐसे, जैसे होता है ना कुछ लोग एकदम बिल्कुल हमेशा नेगेटिव रहते हैं, क्या हमारा चेहरा एकदम लटका हुआ है, या फिर हम एक हल्की सी स्माइल के साथ में सामने वाले की बात को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल। स्माइल का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाला अगर कोई सीरियस बात बोल रहा है तो भी आप एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं। स्माइल का मतलब है कि आप एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं अपने सराउंडिंग के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हमारा फिटनेस लेवल कैसा है, कि हमारी फिटनेस कैसी है, हमारी जो बॉडी है वो कितनी फिट है, हमारी हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है, जो दिमागी हेल्थ है वो कितनी फिट है, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो कितनी फिट है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं आउटर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी में क्या क्या आया, हमने क्या क्या देखा? एक तो हम कैसा अपीयर हो रहे हैं, कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कितना हम साफ सफाई से रह रहे हैं। दूसरा, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तीसरा, हमारे चेहरे के ऊपर क्या एक प्रॉपर स्माइल है किसी से बात करते टाइम, एक नॉर्मल एक होता है ना प्रॉपर एक अच्छा रिस्पेक्टफुल गेस्चर, क्या वो है। इसके अलावा बात करते टाइम क्या हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है बात करने वाले से। कई बार ऐसा होता है कि हम आई कांटेक्ट नहीं करते, ऐसे बात करते टाइम ऐसे इधर-उधर ऐसे करने की कोशिश करेंगे, ऐसे। तो ये एक अच्छी पर्सनैलिटी शो नहीं करता है। इसके अलावा हमारा फिटनेस लेवल कैसा है। फिटनेस लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम पूरा बाइसेप्स ये सब लेके घूम रहे हैं। वो फिटनेस लेवल नहीं, वो भी एक लेवल तक ज़रूरी है, लेकिन फिटनेस लेवल का मतलब होता है ओवरऑल फिटनेस, हमारी मेंटल फिटनेस प्लस हमारी आउटर फिजिकल फिटनेस। तो इन सारी चीज़ों को हम मिला के बोलते हैं आउटर पर्सनैलिटी। और अब इन दोनों की हेल्प से कोई इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो बिहेवियर है जो हमको दिखता है बाहर। कोई इंसान कैसा अंदर से सोच रहा है वो हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, उसकी बाहर की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट तो ये होगा ना कि वो एक्चुअल में कैसा बिहेव करता है। जैसे कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं दिखने में एकदम हैंडसम होते हैं, बहुत अच्छे एकदम वेल ग्रूम्ड होते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो पता लगेगा, अरे यार ये तो मतलब इतनी घटिया सोच है इस इंसान की, या फिर जैसा सोचा था इसके बारे में तो ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर से हमको पता चलेंगी। ठीक है? तो हमारा इन 2 चीज़ों की हेल्प से हमारी इनर पर्सनैलिटी जो हमने देखा, जो आउटर पर्सनैलिटी वो हमने देखा, और इन दोनों की हेल्प से कोई इंसान किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है दूसरे के साथ में, उसको इन तीनों को मिला के हम किस इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी बोलते हैं। देखो बिहेवियर में क्या-क्या हो सकता है, कि एक इंसान किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले रहा है, डिसीजन ले भी पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, पहला। दूसरा, कोई इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो क्या सिर्फ अपनी मनमर्जी से सारे काम कर रहा है, या फिर दूसरे की सलाह लेके उनकी सलाह को ध्यान में रख के फिर कोई काम कर रहा है। किसी बात को सुनते ही ऐसे एकदम ऐसे घबरा जा रहा है, या फिर काम तरीके से एकदम शांत होकर उसकी बात को पहले सुन रहा है और फिर कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। कई बार होता है ना कि हम किसी इंसान को कोई बात बोलते हैं तो एकदम ऐसे घबराहट होने लगती है, एकदम इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करे। क्या वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, या फिर पहले पूरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है शांति से, उसके बाद में कुछ रिएक्ट कर रहा है। इसके अलावा वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई काम को एक अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो वो करना ही है। अगर नहीं करना तो फिर चलो छोड़ो, नहीं करना है। मतलब बीच वाला मामला नहीं होता कि डिसाइड कर लिया है कि करना है, उसके बाद में नहीं कर रहे हैं। तो लाइफ में डिसिप्लिन कैसा है उसका, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, कितना किस सिचुएशन में वो कैसे रिस्क ले रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो इन सब को मिला के इनर पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी और ये बिहेवियर जो हमने बात किया, इन सबको मिला के हम किस इंसान के बारे में बोलते हैं कि उस इंसान की पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पर हम 4 टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। पहला, वीक पर्सनैलिटी, कि वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, या फिर क्या-क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, क्या-क्या ट्रेड्स होते हैं। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान, उसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, उसके क्या-क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे-कैसे
किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो सोचता है, कैसा वो दिखता है। सेम तरीके से एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे, एक डोमिनेंट वाली पर्सनैलिटी कैसी होती है, और फिर हम बात करेंगे मैच्योर पर्सनैलिटी के बारे में कि एक जो मैच्योर जिस इंसान को हम बोलते हैं, वो पर्सनैलिटी कैसी होती है, कि वो किस किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है? तो इन चारों पर्सनैलिटी के बारे में हम मेनली बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीक पर्सनैलिटी के बारे में। तो देखो, जिन इंसानों की पर्सनैलिटी बहुत वीक होती है, उनके कुछ ट्रेड्स होते हैं कि जो लगभग सब में कॉमन होते हैं, जिनकी हम बात करेंगे भी। हो सकता है ये किसी इंसान में सारे के सारे ट्रेड्स हों, हो सकता है कुछ एक ट्रेड्स हों, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना कि अब ऐसा नहीं है कि वीक पर्सनैलिटी जो मैं ट्रेड्स बताने वाला हूँ वो सारे के सारे उसके अंदर होंगे। हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ नहीं भी हो, ठीक है? तो जो सबसे पहला जो ट्रेट होता है एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान में, वो होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपने आप को लेके मान के ये चल रहा होता है कि वो किसी लायक नहीं है, उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, उसको तो कुछ नहीं आता है, सब लोग उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। सबसे पहला फीचर एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान का ये होता है कि वो अपने आप को लेके कभी कॉन्फिडेंट होता ही नहीं है, ठीक है? दूसरा, अगर आप किसी वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान को अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे, अगर उसकी कुछ कमियाँ बताएँगे, तो वो उन कमियों को बजाय सुधारने के या बजाय सुन के उनको ठीक करने के, वो पहली बात तो आपकी कमी सुनेगा ही नहीं, और अगर सुनेगा भी तो बहुत एकदम इमोशनल होके उनको अपने उस पे ले लेगा, पर्सनली ले लेगा कि मेरे बारे में कैसी इसने कमी बता दी, लगता है ये इंसान तो मेरे को पसंद नहीं करता है, ये तो मेरा बुरा ही चाहता है। वो इस टाइप से सोचेगा। इसके अलावा हमेशा उसका जो माइंडसेट रहेगा ना, वो एक एक अपने आप को विक्टिम पर्सनैलिटी शो करने वाला रहेगा। विक्टिम पर्सनैलिटी शो करने का मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा हालातों से मजबूर दिखाने वाला। हालातों से मजबूर दिखाने का मतलब है कि सारी गलत चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं, मेरे साथ तो उस टाइम ऐसा हो गया था, मैं तो मेरे साथ तो ज़िंदगी में बहुत गलत हुआ है, मैं तो हमेशा से मेरे को तो पीछे रखा गया है, कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, हमेशा से लोगों ने मेरे को पीछे खींचा है। इस टाइप का विक्टिम मेंटालिटी शो करना कि मैं तो बहुत वीक हूँ, लोगों ने मेरे को तो वीक रखा है। मतलब पहली बात तो विक्टिम मेंटालिटी शो करना, और दूसरी बात उस विक्टिम मेंटालिटी को किसी दूसरे के ऊपर वो कर देना कि दूसरे की वजह से मैं ऐसा रह गया हूँ, या फिर दूसरे ने मेरे को इतना सताया है, मेरे को इतना परेशान किया है, दूसरे ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। इस टाइप की मेंटालिटी शो करना, उसको हम बोलते हैं विक्टिम माइंडसेट, कि हमेशा अपने आप को एक विक्टिम ही दिखाना कि मेरे साथ मैं तो बहुत मजबूर हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। ये एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा अपने लाइफ को लेके हमेशा नेगेटिव तरीके से सोचना। नेगेटिव तरीके से सोचने का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव ना होना। अगर मान लो कोई एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान है, उसकी लाइफ में भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक तो ये ऐसा हो सकता है ना कि कोई बात नहीं, अभी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं कुछ बेहतर करूंगा, मैं अगर कुछ अच्छा करूंगा तो अच्छा हो जाएगा लाइफ के अंदर। एक तो सोचने का ये तरीका है। लेकिन एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे सोचता है, उसको लगता है कि उसका लाइफ में कुछ नहीं होगा, वो किसी लायक नहीं है, उसको ना उसके पास कुछ स्किल है, ना उसके पास कुछ और है, उसका कुछ नहीं हो सकता। कुल मिला के हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में माइंड दिमाग चलता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान गलतियां करने से डर रहा है, देखो एक होता है बहुत मेजर गलतियां करना, जो हमको साफ साफ पता होता है कि हाँ ये गलती ही है। एक होता है कि हम कुछ अच्छा सोच के जाते हैं, उसके बाद वो गलती हो जाती है जिसका हमको पता नहीं होता है। तो अगर कोई इंसान गलती करने से डर रहा है कि मेरे को तो कोई स्टेप लेना ही नहीं है, अदरवाइज तो गलती हो जाएगी, तो वो एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान है। इसके अलावा वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हर छोटी-छोटी बात के ऊपर इमोशनल हो जाता है, हर छोटी-छोटी बात को दिल पे ले लेता है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एक क्रिटिसिज़्म को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता है, हमेशा पर्सनली उस चीज़ को अपने दिल के ऊपर लेके उसको मतलब उसको ठीक करने की बजाय लेके बैठा रहता है बस। इसके अलावा अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट रहता है, जिसकी हमने चर्चा की है अभी। ये सारे फीचर होते हैं एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान के, और इन सब की वजह से होता क्या है, ना वो अपने लिए कोई डिसीजन ले पाता है लाइफ के अंदर। उसका जो डिसीजन लेने का जो काम होता है, वो या तो कोई फैमिली वाला मेंबर कर रहा होता है, या अगर शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड कर रहा होता है, या फिर अगर शादीशुदा होने के बाद अगर बेटियां हो चुके हैं तो वो कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने लिए कोई डिसीजन कभी ले ही नहीं पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि पहला तो कि गलतियों करने से उसके दिमाग में डर रहता है। दूसरा, कभी कॉन्फिडेंस आया नहीं खुद के ऊपर कि मैं जो करूँगा सही करूँगा। और तीसरा, हमेशा खुद को अपने आप को इन्फीरियर मान के चल रहा होता है कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। इन सारी चीज़ों की वजह से ना तो वो कभी ज़िंदगी में अपने लिए कोई डिसीजन ले पाता है, इसके अलावा ना वो कभी अपने लिए खड़ा हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको पता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई दूसरा इंसान उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी वो खड़ा नहीं हो पाएगा। साथ में कभी वो कोई बाउंड्री सेट नहीं कर पाता है अपने लिए। बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि कब किस इंसान को हाँ बोलना है किसी काम के लिए, कब किस इंसान को ना बोलना है, ऐसी कोई बाउंड्री वो डिसाइड नहीं कर पाता है, जो इंसान वीक पर्सनैलिटी वाला होता है। और इन सब की वजह से वो धीरे-धीरे ये बिलीव करने लगता है कि उसके साथ ही कुछ गलत है, उसको ही भगवान ने ऐसा बनाया है, उसी के अंदर सारी कमियाँ डाली हैं, जबकि रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। बस वो धीरे-धीरे अपने आप को बिलीव करने लगता है।
एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं कि उसके साथ कुछ गलत है या फिर भगवान ने उसको कुछ कमज़ोर बनाया या कुछ और बनाया है। बस सारे अभी जो हमने फीचर्स की बात किए हैं, इन सब की वजह से वो अपने आप को ऐसा मानने लगता है। साथ में इन सब की वजह से वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी डरते हैं। उनको लगता है कि वो फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। तो ये सारे के सारे जो सिम्पटम होते हैं, सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं, वो एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान के होते हैं। तो वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान के हमने कौन-कौन से ट्रेड्स की बात की, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहला, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, कि खुद के ऊपर कभी वो भरोसा ही नहीं हो पाता, खुद को किसी लायक ही नहीं मान पाते हैं। इसके अलावा हमेशा दूसरे के एडवाइस के ऊपर डिपेंडेंट रहना, अपने आप को विक्टिम की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि मैं तो बहुत विक्टिम हूँ। हमेशा बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहना, जो कोई दूसरा इंसान अगर उनकी कुछ कमियाँ बता भी रहा है, उनको भी ना सुनना, उनको भी एकदम दिल पे ले लेना, पर्सनली ले लेना, बजाय उनको ठीक करने के बस लेके बैठे रहना। तो इस टाइप से हम लोगों ने डिस्कस किया है एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वीक पर्सनैलिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वीक पर्सनैलिटी बनती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। एक बार जो अदर पर्सनैलिटी टाइप हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, मैच्योर पर्सनैलिटी, उनके एक बार हम ट्रेट्स देख लेते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी इंसान की जो पर्सनैलिटी अगर वीक है या स्ट्रॉन्ग है या डोमिनेंट है, मैच्योर है, जैसी भी है, वो कैसे बनती है और कैसे एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके बहुत अच्छा कर सकता है। अभी जैसा है उससे कई गुना बेहतर वो कर सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसा होता है, उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान के जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो पहला होता है कि वो अपने लिए हमेशा स्टैंड लेता है। जहाँ पे ज़रूरत आ रही है, जहाँ पे ज़रूरत है अपने लिए खड़ा होने की, वो वहाँ पे खड़ा होता है, पहला। दूसरा, उसको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर वो कोई काम करेगा, अगर उसने उसने कुछ डिसाइड किया है, तो उसको फुलफ़िल करेगा ही करेगा। इस टाइप का उसके ऊपर उसको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। इसके अलावा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब कि वो हमेशा लीड करने के लिए तैयार रहता है और बहुत अच्छे से वो लीड कर सकता है। लीड करने का मतलब है कि अगर कोई टास्क उसको दिया गया है, तो उस टास्क को वो बहुत अच्छे और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उसको फुलफ़िल कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है किसी काम को करने का। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब कि एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो कर लिया। अब इसको फुलफ़िल करना ही है, उसके लिए चाहे कितना ही हमको हार्डशिप करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़े। सारे अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के अगर उसने कुछ डिसाइड किया है तो उसको फुलफ़िल करेगा ही करेगा। वो बहुत अच्छे से, अगर कोई उसकी कमियाँ बता रहा है, क्रिटिसिज़्म अगर उसको बता रहा है, तो उसको एक बेटर तरीके से डील कर सकता है। बजाय एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान के, वो बहुत अच्छे से उस क्रिटिसिज़्म को हैंडल कर सकता है। अब जो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इसके ये जो अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं, इनके साथ-साथ कुछ नेगेटिव फीचर्स भी होते हैं। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान जनरली इनफ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। फ्लेक्सिबल रहने का मतलब है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है। उसको अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो मान के चल रहा होता है, उसी को वो सही मानता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ होती है कि वो ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहता है। इम्पेशेंट का मतलब भाई ये काम जल्दी-जल्दी होना चाहिए, ये काम हो क्यों नहीं रहा है? एक होता है ना अंदर से एकदम खौलाहट मची रहती है उसके। किसी भी काम को शांत होके नहीं कर सकता वो। उसको जल्दी-जल्दी वो काम करना है। साथ में इसके अलावा धीरे-धीरे अगर वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान अगर एक्सट्रीम पे चला गया, तो वो डोमिनेंट भी बन सकता है। डोमिनेंट का मतलब दूसरों को जब वो कंट्रोल करने लग जाए, तो ये भी हो सकता है। ये भी उसका एक नेगेटिव है। इसके अलावा थोड़ा-सा वो ज़िद्दी नेचर का होता है। कई बार जो हमारा ज़िद वाला नेचर होता है, वो अच्छा भी होता है, लेकिन कई बार वो नेगेटिव भी होता है। कई बार अगर हम किसी गलत चीज़ की ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो फिर एक नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन ज़िद वाली की बात वही आ गई कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो अपनी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहता है। और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कई बार ऐसा होता है कि वो उसके अंदर सेंसिटिविटी थोड़ी खत्म हो जाती है, कि वो सेंसिटिव नहीं रह पाता है दूसरे की फीलिंग को लेके। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब है कि भाई वो अपने काम को लेके इतना ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, अपना इतना ज़्यादा डिटरमाइंड रहता है कि वो दूसरे के इमोशन को थोड़ा-सा साइडलाइन कर देता है। तो ये उसकी कुछ कमियाँ भी होती हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान की, ठीक है? अब हम देखते हैं एक जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, वो इंसान कैसा होता है? डोमिनेंट पर्सनैलिटी आप समझ रहे हैं ना? एकदम घर के अंदर एक एक घर के अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो एक तानाशाह की तरह रहना, कि जो मैंने बोल दिया बस वही होगा। ना कोई डिस्कशन करेंगे, ना किसी की कोई बात सुनेंगे, कुछ नहीं। बस मैंने जो बोल दिया वो ही फाइनल है। तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाले इंसान के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, कि एक तो सबसे ज़्यादा वो कंट्रोलिंग नेचर का होता है, कि दूसरे को कंट्रोल करने की सोचता है वो। अपना तो छोड़ो, अपनी तो बात ही खत्म हो गई। वो अपने आप को इतना ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में रहता है। एक था कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कॉन्फिडेंस में था। यहाँ पर डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान और कॉन्फिडेंस में रहता है। उसको लगता है कि पहली बात तो वो ही सब कुछ जानता है। वो जो करेगा वो सही करेगा, किसी दूसरे इंसान को कुछ नहीं पता है। इस टाइप का उसका माइंडसेट रहता है और इसकी वजह से ना तो वो किसी दूसरे इंसान की एडवाइस लेता है, ना किसी दूसरे इंसान से कुछ डिस्कस करता है। और फैमिली का अगर एनवायरनमेंट अगर आप देखें या फिर फैमिली के लेवल पे देख लें,
आप डिस्ट्रिक्ट जिले के लेवल पे देख लें, या फिर राज्य के लेवल पे देख लें, या फिर देश के लेवल पे देख लें, कोई भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान जनरली अपनी चीज़ को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। बजाय डिस्कस करके कोई सॉल्यूशन निकालने के, वो अपना जजमेंट दूसरे के ऊपर थोपता है, पहला। दूसरा, दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि जो चीज़ थोपी गई है उसको बहुत अच्छे से वो चीज़ इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए, उसको पूरा कंट्रोल करके रखता है। अपनी बात मनवाने वाली चीज़, कि मैंने जो बोल दिया वही तुमको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इस टाइप का माइंडसेट उसका होता है। इसके अलावा वो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करता है। अगर मैं घर का एग्जांपल दूं तो माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हर छोटी-छोटी चीज़ के अंदर वो इंटरफेयर करेगा। अगर छोटा सा छोटा काम हो तो उसके अंदर भी वो जाके अपना ही ओपिनियन डालेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है? इसके अलावा जो हमने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान में देखा कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब वो जो अभी बात की कि वो चेंज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता है। उसके अकॉर्डिंग वो जो कर रहा है वही सही कर रहा है, वही सब कुछ जानता है, तो कहाँ से चेंज के लिए तैयार होगा? तो वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा थोड़ा-सा रिजिड नेचर का होता है, थोड़ा कंज़र्वेटिव नेचर का होता है। कंज़र्वेटिव नेचर का मतलब कि जो परंपराएँ चली आ रही हैं, उन्हीं को अगर उसने मान रखा है, तो उन्हीं को आगे वो थोपने की कोशिश करेगा। उसके अंदर अगर कोई दूसरा इंसान कुछ अपना ओपिनियन बता रहा है, कोई करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल रिजिड नेचर का वो होता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे के इमोशन को तो ध्यान में रखा ही नहीं जा रहा, तो वो थोड़ा-सा दूसरे के इमोशन को साइडलाइन कर देता है। मतलब कि दूसरे के प्रति उसको ज़्यादा कोई एम्पैथी वगैरह नहीं होती है। वो अपना ही सब कुछ करने की कोशिश करता है, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चलाने की कोशिश करता है, अपने को ही सबसे सुप्रीम मान के काम करता है। अगर ऐसी कोई हरकत कर रहा है, ऐसे कोई इंसान अगर कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान। ठीक है? इसके अलावा आप डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाले इंसान को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि फिर वही बात आ गई, क्रिटिसाइज़ करने का मतलब है कि आप उसकी कुछ कमियाँ बता रहे हो, और कमी तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कमी कहाँ से मानेगा? जब वो पहले ही मान के चल रहा है कि वो एकदम परफेक्ट है, वो सब सही है, उसके उसके अंदर सब कुछ बढ़िया है, वो जो करता है सही करता है, तो कमी कहाँ से मान लेगा? तो वो कोई क्रिटिसिज़्म नहीं मान सकता। तो ये सारे एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाले इंसान के सिम्पटम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसा होता है? देखो, जो मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर होता है, जो उसको सबसे अलग करता है, वो है उसका हाई ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट का मतलब कि वो अपने इमोशन को बहुत अच्छे से समझता है, और साथ-साथ उससे भी ज़्यादा वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के इमोशन को बहुत अच्छे से समझता है। ये एक सिंगल फीचर ऐसा है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान को, या फिर किसी भी टाइप के इंसान को मैच्योर की कैटेगरी में डाल सकता है, कि हम अपने इमोशन के साथ-साथ दूसरे के इमोशन को कितना समझ रहे हैं। और जब हम दूसरे के इमोशन को समझना चालू करेंगे, तो और भी उसके साथ-साथ फीचर आएँगे, जैसे कि अगर हम दूसरे के इमोशन को समझेंगे, तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो एक जो मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी चीज़ को लेके बैठ गया तो बैठ गया, रिजिड नहीं रहता है, वो फ्लेक्सिबल रहता है। अगर कोई चेंज अगर करने लायक है, तो चेंज के लिए भी वो तैयार रहता है। तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेचर होता है, बहुत अडेप्टेबल नेचर होता है उसका। इसके अलावा अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन में सिर्फ उसका से नहीं होता है, बाकी जितनी भी और एडवाइस उसको बाकी अदर मेंबर से मिल रही हैं, उसके जो साथ वाले जो जितने भी लोग उसको जो एडवाइस दे रहे हैं, वो उनकी सारी की एडवाइस ध्यान से सुनता है। और अगर अपनी एडवाइस में, अपने जो काम करने जा रहा है उसमें कुछ कमी है, और दूसरे के एडवाइस में वो चीज़ उसको अच्छी लग रही है, तो वो उसको अडॉप्ट करता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही सही है, उस टाइप वाले माइंडसेट से नहीं रहता है। वो दूसरे की बातें सुनता है, और सुन के फिर किसी कंक्लूजन पे या फिर किसी डिसीजन पे पहुंचता है। इसके अलावा वो हमेशा लाइफ को एक बैलेंस्ड व्यू में देखने की कोशिश करता है, ना ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाता है जैसे कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला होता है, और ना ज़्यादा लोअर एंड पे जाता है जैसे कि वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है। एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलता है लाइफ का। इसके अलावा अगर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, अगर एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाले इंसान की अगर आप कमियां बताएंगे, तो वो उन कमियों को बहुत ध्यान से सुनेगा पहले तो। और इस अगर कोई सामने वाला इंसान कमी बता रहा है, तो इसको ना वो इस तरीके से नहीं देखेगा कि सब मेरे मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे में कैसे कमी बता दी है। ऐसे नहीं देखेगा वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, कि अगर सामने वाला इंसान जो कमी बता रहा है, अगर वो कमी मेरे में रियल में है, तो मुझे उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को और ज़्यादा एक बेहतर इंसान बनाएगा। इस तरीके से वो सोचता है। इन सब के अलावा वो अपनी बात को एक रेस्पेक्टफुल तरीके से रखता है। जैसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान तो अपनी बात को थोपता है दूसरे के ऊपर, कि नहीं तुमको करना ही है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है, और उस स्टैंड के ऊपर उसको एकदम पूरा अग्रेसिव तरीके से रिप्रेजेंट करता है, एकदम स्ट्रिक्ट होकर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान एक रेस्पेक्टफुल तरीके से दूसरे की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखता है। साथ में जो हमने बात की थी अभी एक लिसनिंग कैपेसिटी के बारे में, तो एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान एक एक्टिव लिसनर होता है। वो किसी की बात को सिर्फ सुनता नहीं है, सुनता है, समझता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करता है, और उसके बाद में रिएक्ट करता है। ना सिर्फ सुनता है बल्कि समझता भी है, और उसके बाद में रिएक्शन देता है। इसके अलावा वो दूसरे की इंडिपेंडेंस को, दूसरे की स्वतंत्रता को कभी भी उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता। वो ये बात अच्छे से जानता है कि जैसे उसकी खुद की इंडिपेंडेंस है, वैसे दूसरे इंसान की भी इंडिपेंडेंस है। वो भी तो एक इंडिपेंडेंट इंसान है ना, भले ही तुमसे छोटा हुआ, तुमसे
उम्र में छोटा हुआ, तुमसे पोस्ट में छोटा हुआ या फिर किसी पद में छोटा हुआ, तो उससे वो सामने वाला इंसान छोटा थोड़ी हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई इंसान तुमसे छोटा है तो तुम उसको कंट्रोल करने लगोगे या फिर उसके ऊपर अपनी चलाने लगोगे। एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि हर इंसान की इंडिपेंडेंस, हर इंसान की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में वो अपनी खुद की बाउंड्रीज समझता है कि कहाँ तक उसको किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ानी है, कहाँ तक किसी दूसरे के मामले में इंटरफेयर करना है। तो ना तो वो किसी दूसरे की बाउंड्री में घुसता है और ना ही अपनी बाउंड्री में किसी और को आने देता है। जैसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान तो हमेशा दूसरे की बाउंड्री में ही घुसा रहता है। उसको तो दूसरे के लिए सब कुछ डिसाइड करना होता है कि दूसरा ऐसा करना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, दूसरा ऐसे अच्छा होना चाहिए, दूसरा वो होना चाहिए। ये तो डोमिनेंट वाला हो गया। लेकिन जो मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा वो खुद की बाउंड्री भी अच्छे से समझता है और दूसरे की बाउंड्री भी बहुत अच्छे से समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हो गए एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाले इंसान के। तो अभी हमने बात की है मेनली एक वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान में क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान में क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाले इंसान में क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, उसमें तो ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। और एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाले इंसान में क्या क्या ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, इन सबको हमने एक बेसिक इनका ओवरव्यू लिया है। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि एक्चुअल में किसी इंसान की जैसी भी पर्सनैलिटी है, चाहे वो वीक हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे डोमिनेंट हो, चाहे मैच्योर, जैसी भी हो, वो एक्चुअल में है कैसे, वो बनी कैसे है। कोई इंसान कैसे वीक पर्सनैलिटी के साथ डेवलप हुआ है, कैसे बड़ा हुआ है, कोई इंसान कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर उसके अंदर आए हैं, कोई इंसान कैसे मैच्योर बना है, ये एक्चुअल में होता कैसे है, इसके बारे में हम जानते हैं कि एक्चुअल में किसी इंसान की पर्सनैलिटी बनती कैसे है। ठीक है, जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है और पर्सोना का मतलब होता है एक मुखौटा। एक्चुअल में ये पुराने जमाने में जो एक्टर स्टेज पे एक्टिंग किया करते थे वो एक मुखौटा पहन के एक्टिंग करते थे। तो उस पर्सोना वर्ड से पर्सनैलिटी वर्ड आया है। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी इंसान की जैसी भी पर्सनैलिटी है वो कैसे डेवलप होती है, कैसे कोई इंसान किस किस तरीके से मुखौटे पहनता है। तो सबसे पहला जो इंसान का जो पर्सनैलिटी डेवलप होने का क्राइटेरिया है वो है उसके जन्म के साथ ही। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जन्मजात वाला, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो जन्म के साथ ही कुछ फीचर लेके आए होते हैं, उसका कोई रीजन नहीं है कि वो क्यों आए हैं। या तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में रहे हों या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में वो फीचर रहे हों। जैसे कई होता है ना, कई बच्चे बचपन से ही बहुत चुलबुले टाइप के होते हैं, बहुत शैतान होते हैं। कुछ बच्चे बचपन से ही थोड़े एकदम शाई नेचर के होते हैं, बहुत एकदम चुप चुप रहने वाले होते हैं। कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एक सब्जेक्ट में। जैसे कोई बच्चा होता है वो बहुत मैथ्स में, गणित में बहुत अच्छा, ज़्यादा वो है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है। तो वो फीचर उसमें कहाँ से आया? देखो, इसका तो कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बता सकता है, बस ये हम कह सकते हैं कि ये जन्म के साथ ही उसके अंदर ये फीचर आए हैं। तो जो सबसे पहला जो इंसान की पर्सनैलिटी आती है वो उसके जन्म के साथ ही आती है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब वो जैसी है वैसी है। उसके बाद में जो सेकंड उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है कि बच्चा जब 2-3 साल तक का है, मतलब पैदा होने से लेकर 2-3 साल की उम्र तक का है, तब उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। कि जब वो अभी बच्चा है, मुश्किल से 2-3 साल, 4 साल तक भी है, तब तक उसका जो कॉन्शियस माइंड है, वो माइंड जिससे हम सोचने समझने का काम करते हैं, वो इतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ नहीं रहता है। उस टाइम उसका बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि हमारे सारे सिस्टम को चलाने का काम करता है, वो धीरे-धीरे डेवलप हो रहा होता है। तो जब बच्चा एक छोटी उम्र में है, 3-4 साल की एज तक है, उस टाइम में उसको किस टाइप की फैमिली का माहौल मिला है, उसको किस टाइप के कल्चर में रखा गया है, किस टाइप से उसके जो पेरेंट्स हैं, वो आपस में उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, उसके पेरेंट्स लड़ने-झगड़ने वाले हैं, प्यार से रहने वाले हैं, वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहा है या एक जॉइंट फैमिली में रहा है, उसके आस-पास की सराउंडिंग कैसी है, कि जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, वो एनवायरनमेंट कैसा है? क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाली-गलौच होती है? क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा होता है? क्या वहाँ पे ज़्यादातर लोग एक-दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं, एक-दूसरे से रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं एक-दूसरे को? इस टाइप का, मतलब किस टाइप का सराउंडिंग्स है। साथ ही जब बच्चा बहुत छोटा है, 2-3 साल की एज वाला है, उस टाइम तक हम उस बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उस बच्चे को कितना ज़्यादा प्यार से रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिला के उस बच्चे की जो बचपन वाली, जो जिसको हम बोलते हैं ना कि इसकी बचपन की मेमोरी है, तो उस बचपन की मेमोरी की वजह से उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा-थोड़ा डेवलप होता है। और उस सबकॉन्शियस माइंड में 2-3-4 साल की एज तक क्या जा रहा है, वहाँ से बच्चे की पहली पर्सनैलिटी बनना शुरू होती है। ठीक है? जो सेकंड पर्सनैलिटी होती है, वो होती है कि जब बच्चा 5-6 साल का हो गया, तब से लेकर 15, 16, 17, 18, 20 तक की एज तक, कि अब उसका जो कॉन्शियस माइंड है, जिस माइंड से हम सोचते समझते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा डेवलप हो गया है। तो जब बच्चा इस एज में है, उस टाइम उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका फैमिली का माहौल कैसा है, जैसा कि अभी हमने बताया कि उसके पेरेंट्स कितना प्यार से रहते हैं, आपस में लड़ाई-झगड़ा करते हैं, एक-दूसरे को गाली-गलौच करते हैं। उसकी सराउंडिंग कैसी है बच्चे की, कि जिस माहौल में वो रहता है वो कैसा है, क्योंकि पहले जो था वो उसका एक सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा था, वो ज़्यादा गहरा है लेकिन वो दिखेगा नहीं अभी, वो बाद में जाके दिखेगा। अभी की जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है वो बच्चे में आपको धीरे-धीरे दिखना चालू होगी।
ठीक है। इसके अलावा उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है बच्चे का, कि किस टाइप के दोस्तों के साथ वो रहता है, उसके जो दोस्त हैं वो किस टाइप की हरकतें करते हैं, क्या उसके दोस्त समझदार हैं, क्या उसके दोस्त खेलने कूदने वाले हैं, क्या उसके दोस्त एकदम लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। तो उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, उससे उस बच्चे की पर्सनैलिटी डिसाइड होगी। इसके अलावा उसका जो स्कूल है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स उसको किस टाइप का गाइडेंस दे रहे हैं, वहाँ से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। साथ में वो बच्चा किस टाइप के कल्चर में रह रहा है, कल्चर का मतलब कि वो अगर हिंदू रिलीजन में पैदा हुआ है तो उसकी एक डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी बनेगी, अगर वो मुस्लिम रिलीजन में है तो उसकी डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी बनेगी, अगर वो क्रिश्चियन में है तो डिफरेंट बनेगी, बौद्ध, जैन, जिस भी टाइप के रिलीजन में वो है उसकी उसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी बनना धीरे धीरे स्टार्ट होगी। ठीक है। इसके अलावा इस एज में जब वो बच्चा 4-5 साल से लेकर 18-20 की एज तक है, उस टाइम उसके साथ ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। ट्रीटमेंट का मतलब कि उसको कितना डिसीजन लेने की पावर सिखाई जा रही है, या तो उसके लिए सारे डिसीजन कोई और ले रहा है, उसके पेरेंट्स ले रहे हैं या फिर फैमिली कोई अदर मेंबर ले रहा है, या फिर बच्चे को काबिल बनाया जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन दिला के। हालांकि बच्चा भी इतना समझदार नहीं हुआ है कि वो अपने लिए सही डिसीजन ले सके, लेकिन सही या गलत तो बाद में आएगा, पहले बच्चा डिसीजन लेना सीखे तो सही गलत तो बाद में पता चलेगा। अगर एक कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इस टाइप से बड़ा करेगा कि उसके लिए सारे डिसीजन वो ही लेता आ रहा है, तो वही बच्चा जब 20-25 साल का होगा तो वो अपने लिए डिसीजन कैसे ले पाएगा फिर, क्योंकि आज तक तो उसके लिए कोई और डिसीजन लेता आया था ये सोच के। और यहाँ पे देखो पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स ये मान के चल रहे होते हैं कि मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट बने, मेरा बच्चा कोई गलती ना करे। अब इससे वो बच्चा परफेक्ट भी बने ना बने, वो गलती भले ही करे ना करे, लेकिन वो अपने लिए जीवन के आगे के जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो शायद डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इस एज ग्रुप में उस बच्चे के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कि उसको कितना डिसीजन लेने में इन्वॉल्व किया जा रहा है, साथ में उसको कितना रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है। कई बार हम बच्चों को एकदम किसी को चाटा मार देते हैं, कभी किसी को कुछ और बोल देते हैं, कभी गाली दे देते हैं, ये सोच के कि बच्चा ही तो है। वो है तो बच्चा ही, वो उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकता, ये बात भी सही है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से डेवलप होती है, कि वो बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा एक्चुअल में। अगर किसी बच्चे ने बचपन में अपने घर में एकदम डोमेस्टिक वायलेंस देखा है कि उसका पापा उसकी मम्मी को मार रहा है या फिर घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके लिए चीज़ तो नॉर्मल है कि भाई घर में मारपीट तो होती ही रहती है, लड़ाई झगड़ा कौन सी बड़ी बात है। तो जब वो बड़ा होगा तो ये उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाएगा कि मारपीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा जो अभी 25, 26, 27 साल का है, वो अपनी मम्मी को डोमिनेट करने लग रहा है, वो अपनी बहन को डोमिनेट करने लग रहा है, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ को डोमिनेट करने लग रहा है। तो ये सारी चीज़ उसमें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि उसने बचपन में कहीं न कहीं पे देखा है, अपने फैमिली में देखा है या अपने आस-पास के माहौल में देखा है कि ऐसा तो होता ही है। हर कोई जो मेल इंसान है वो तो सुपीरियर है, वो तो फीमेल को कंट्रोल करता ही है। तो ऐसे ही अगर वो माहौल में पलेगा बढ़ेगा तो उसके अंदर ये डोमिनेंट वाला फीचर आ जाएगा। ठीक है? इसके अलावा जब वो इस एज ग्रुप में है, 5 से 20 वाली एज में है, तो उस टाइम उस बच्चे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या फिर उसको कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा है, ये बोल के कि नहीं बच्चा बेटा तो अभी छोटा है या बेटी तो अभी बहुत छोटी है, अभी तुम कुछ मत करो, अभी तो बहुत एकदम मजे से रहो, इस टाइप से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। या फिर उसके पेरेंट्स या उसके परिवार वाले लोग या आसपास के लोग उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उसको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके होती हैं वो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को थोड़ा थोड़ा डेवलप करती हैं। इसके अलावा जो हमारी ये 5 से लेकर 20 की एज तक होती है, इस टाइम में कोई इंसान किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, हम किस टाइप की वीडियोस देख रहे हैं, किस टाइप के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये हमारी एक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। एक इंसान जो आजकल तो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बहुत चपड़े टाइप लोग वीडियो बनाते हैं, एकदम बालों को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर में रंग के। अगर कोई बच्चा या कोई इंसान अगर ऐसे इस टाइप के लोगों का फ़ैन है तो उसकी एक पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप से डेवलप होगी। एक इंसान जो थोड़े अच्छे टीचर्स को फॉलो करता है या फिर किसी अच्छे इंसान को फॉलो करता है सोशल मीडिया के ऊपर और उनके जैसा बनना चाहता है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट तरीके से डेवलप होगी। ठीक है? तो जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसका भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा किस टाइप की मूवीज़ हम देखते हैं, किस टाइप की मूवीज़ देखते-देखते हम बड़े हुए हैं, इसका भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब बच्चा 20-22 साल का हो जाता है, उसके बाद में उसके डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्स हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। पहला तो ये कि वो लाइफ़ के अंदर कौन-कौन से डिसीज़न लेता है अपने करियर को लेके, कि वो किस टाइप का करियर चूज़ करता है। साथ में अगर उसका रिलेशनशिप है किसी लड़की के साथ है, किसी लड़की का लड़के के साथ, तो उस रिलेशनशिप को वो किस तरीके से हैंडल करता है। उससे उस रिलेशनशिप में उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वो खुद कितनी रिस्पेक्ट देता है। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वो अपनी वाइफ के साथ कैसे ट्रीट करता है, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट करती है। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कोई इंसान कैसे रिएक्ट करता है, उससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो किसी सिचुएशन की वजह से
एक इंसान पहले डिफरेंट पर्सनैलिटी का था, लेकिन उस सिचुएशन ने उसको कंप्लीटली बदल के रख दिया। बहुत से लोग होते हैं जिनको आजकल तो प्यार में धोखे मिलते रहते हैं, तो अगर किसी इंसान को प्यार में धोखा मिला है, तो उसके बाद में हो सकता है कि वो एक अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि वो अपने आप को एक बेटर तरीके से डेवलप करे, ये भी हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम इंतकाम वाले मोड पे चले जाते हैं। आपने वो देखी होगी ना, एक मूवी आई थी, मैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कई लोग उस मूड पे भी चले जाते हैं। और कुछ लोग तो एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि अगर किसी को अगर प्यार में धोखा मिला है, तो वो एसिड फेंकने वाली वहाँ तक नौबत आ जाती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेवलप होती है। तो हमने देखा कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो या तो जन्म के साथ कुछ चीज़ें होती हैं वो आती हैं, कुछ चीज़ें हमारे जब हम बचपन में रहते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है 2-3 साल की उम्र तक, तब डेवलप होती है। कुछ पर्सनैलिटी हमारी 5 से लेकर 20 साल की एज तक डेवलप होती है कि किस टाइप का एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, किस टाइप से हम ट्रीट कर रहे हैं सिचुएशन को। और फिर कुछ पर्सनैलिटी हमारी 20 से लेकर बाद में लाइफ टाइम तक किस टाइप की सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसके बेसिस पे डेवलप होती है। ठीक है, तो ये मोटा-मोटा क्राइटेरिया है। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि कोई इंसान जिसको हम बोल रहे हैं कि इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत वीक पर्सनैलिटी है, उसकी वीक पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई होगी? क्या आप आइडिया लगा सकते हैं? देखो, इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि वो जन्मजात हो, कि बचपन से ही कुछ लोग होते हैं जो एक वीक पर्सनैलिटी के साथ पैदा होते हैं। अब उसका कोई रीज़न नहीं है, जैसे मैंने बताया कि एक इंसान जो बचपन से ही ऐसा है कि वो मैथ में एकदम टैलेंटेड है, एक इंसान ऐसा है जो बचपन से एकदम पेंटिंग करने में टैलेंटेड है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर एक में मैथ वाला टैलेंट कहाँ से आया, एक में पेंटिंग वाला टैलेंट कहाँ से आया? तो वो कुछ चीज़ें जन्मजात आती हैं इंसान में, पेरेंट्स से आ सकती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से आ सकती हैं या फिर इनके अलावा भी आ सकती हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक जो इंसान जिसको हम बोलते हैं कि इसकी वीक पर्सनैलिटी है, हो सकता है कि वो जन्म के साथ आई हो। अगर जन्म के साथ आई है तो उसमें उस इंसान की ज़्यादा कुछ गलती नहीं है, ठीक है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बचपन में जब वो इंसान छोटा था, तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ है? क्या उसको हर बात-बात में दबाया गया है? क्या कभी उसको खुल के बोलने का मौका नहीं दिया गया है? क्या उसको हर डिसीज़न उसके ऊपर थोपे गए हैं? क्या अगर उसने अगर कुछ अच्छा भी करने की कोशिश की है और उसमें अगर थोड़ा भी गलत हो गया, तो क्या उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया, उसको हमेशा नीचा दिखाया गया है? अगर ऐसी हरकतें हम किसी इंसान के साथ बचपन से करते रहते हैं, तो उस इंसान को अपने आप के ऊपर डाउट होना चालू हो जाता है कि यार मैं तो बचपन से आज तक मैंने तो कुछ ढंग का किया भी नहीं। और अगर कुछ ढंग का करने की कोशिश करता भी है, तो परिवार वाले या फिर आस-पास के लोग उसको एकदम क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि अरे तेरे से नहीं होगा, अरे तू तो रहने दे, तेरे बस का नहीं है, ये करके उसको नीचे गिरा देते हैं। और फिर धीरे-धीरे वो इंसान खुद ही मानने लगता है कि हाँ, मेरे मेरे में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। या फिर बचपन से लेकर जब वो 15-20 साल का हुआ है, तब तक उसके ऊपर सारे डिसीज़न थोपे गए हैं। उसको खुद से कभी डिसाइड करने की, बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला। बस उसके ऊपर थोप दिया गया कि तेरे को ऐसा करना है, तेरे लिए ये सही है, तेरे को ऐसा करना है, तेरे लिए ये सही है। तो आप खुद सोचिए कि उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी? क्योंकि जब-जब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने की कोशिश करी, उसको तो सप्रेस कर दिया गया है। और वो भी सप्रेस भी किया एकदम भलाई वाले तरीके से। अगर कोई घर का आदमी अगर ये बोल रहा है कि तू ये काम मत कर, तू ये कर, तो वो बोल तो एकदम भलाई वाले तरीके से रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि अभी तो भलाई हो रही है, लेकिन बाद में ये इंसान कैसा डेवलप होगा? बाद में जब ये बड़ा होगा तो क्या अपने ऊपर कभी भरोसा कर पाएगा ये? क्या अपने लिए कभी कोई डिसीज़न ले पाएगा? अभी अभी अगर इसको डिसीज़न लेने का मौका नहीं मिल रहा है, अभी हम इसको सिखा नहीं रहे हैं, तो बड़ा होके कैसे सीख जाएगा बाद में? है कि नहीं? तो यहाँ से कि हम उस बच्चे के साथ बचपन से लेकर 15-20 की एज तक किस टाइप का ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी वीक हो सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ बचपन में कुछ ट्रॉमा टाइप हो जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। जैसे किसी बच्चे के साथ आपने बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे कि 6 साल 5 महीने की बच्ची का किसी ने रेप कर दिया, 5 साल के बच्चे का किसी ने रेप कर दिया। अगर इस टाइप के इंसिडेंट अगर हो रखी हैं, तो भी उस इंसान को अपने ऊपर डाउट होने लगता है, अपने ऊपर एक नेगेटिव तरीके से वो अपने आप को लेके सोचने लगता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा बचपन से ही उस बच्चे को एक सोशल आइसोलेशन में रखा गया है कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों से मिलने-जुलने नहीं दिया गया है। हमेशा उसको एक अकेले अकेले सिंगल एनवायरनमेंट में रखा गया है, ज़्यादा किसी और से इंटरैक्ट करने नहीं दिया गया है। तो उसकी वजह से भी उसकी एक वीक पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किस टाइप की सिचुएशन में फैमिली के माहौल में या फिर परिवार के माहौल में या फिर किस टाइप के टीचर से उसको गाइडेंस मिला, हो सकता है वो सही ना मिला हो। उसकी वजह से भी किसी इंसान की पर्सनैलिटी वीक रह सकती है। उसको बचपन से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के किसी इंसान की पर्सनैलिटी एक वीक तरीके से डेवलप हो सकती है। तो आप ये बताइए मेरे को कि अगर मैं जन्मजात वाला रीज़न छोड़ दूँ, हालाँकि उसमें भी उस बच्चे की गलती नहीं है, तो क्या जो भी और जो रीज़न हमने डिस्कस किए हैं, उसका फैमिली का एनवायरनमेंट, उसके साथ बचपन में कोई ट्रॉमा या फिर कुछ गलत इंसिडेंट, उसको डिसीज़न लेने की फ्रीडम ना देना या फिर उसको किस टाइप से ट्रीट करके बड़ा करना, क्या इन सब में उस बच्चे का कोई रोल है? या फिर किसी और ने उसको बस वैसी पर्सनैलिटी बना दी है? आप सोच के देखिए ज़रा।
इन सारी किसी इंसान की जैसी भी पर्सनैलिटी बनती है, उसमें उस खुद से ज़्यादा उसके सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। चाहे वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने, चाहे डोमिनेंट बने, चाहे वीक बने, चाहे मैच्योर बने, कैसी भी बने, उसके सराउंडिंग का उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो अगर किसी इंसान की वीक पर्सनैलिटी है, तो पहली बात तो ये समझने की है, अगर वो अभी इंसान छोटा है, अगर कोई छोटा बच्चा है और उसमें धीरे-धीरे ऐसे सिम्पटम डेवलप हो रहे हैं वीक पर्सनैलिटी वाले, तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, फैमिली वालों से भी और जो आस-पास के माहौल की वजह से अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो माहौल जो समाज है उससे भी, कि बच्चे को एक वीक पर्सनैलिटी में डेवलप ना करें। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है, मान लो अभी 20, 25, 30 साल का हो चुका है और बचपन की इन सारे इंसिडेंट की वजह से उसकी पर्सनैलिटी वीक डेवलप हुई है, तो मैं उस बच्चे से भी, उस इंसान से भी ये बोलना चाहूँगा कि उसकी जैसी भी पर्सनैलिटी हुई है, उसमें उसका ज़्यादा रोल नहीं है। अब तक उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन वो अब आने वाली पर्सनैलिटी को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। क्यों डिसाइड कर सकता है? क्योंकि अब वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जैसे भी उसका चाहे वो कॉन्फिडेंस को लेके हो, चाहे अपने आप को इन्फीरियर मान के हो, चाहे उसकी कोई कमियाँ बता रहा है, तो वो कमियों को किस टाइप से टैकल कर रहा है, उस चीज़ को लेके हो। अब उन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझता है खुद, कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और उसको वो बेहतर कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर किसी इंसान के साथ बचपन में अगर कुछ गलत हुआ है, तो देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वापस पीछे जाके हम उस गलत हुए इंसिडेंट को ठीक कर दें। अगर किसी इंसान की बचपन से सही परवरिश नहीं हुई है, उसको हमेशा दबा के रखा गया है, उसकी सारी फीलिंग्स को सप्रेस किया गया है, तो अब हम पीछे जाके तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ना हम परफेक्ट हैं, ना हमारे समाज के लोग परफेक्ट हैं, ना हमारी फैमिली के लोग परफेक्ट हैं, ना हमारे पेरेंट्स परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। और जब लोग परफेक्ट नहीं हैं, तो उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। मान लो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बड़ा करते टाइम उसकी ज़्यादा अच्छे से परवरिश नहीं की, या फिर हो सकता है अपने मन में अच्छा मान के किया हो, लेकिन उसका बच्चे के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ा हो। और वो बच्चा अगर अब बड़ा हो चुका है, तो उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि बचपन में गलतियाँ हो गई हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है कि बचपन में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो बचपन था, लोग गलतियाँ करते हैं, लोग गलत भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं और वो गलत काम करते हैं। लेकिन उन बुरे लोगों की वजह से आप क्यों सफ़र कर रहे हैं? जिसकी पर्सनैलिटी वीक है एक तरीके से, वो सफ़र ही कर रहा है ना, कि उसको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, कभी वो खुद के लिए डिसीज़न नहीं ले पाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है, हमेशा अपने आप को एकदम इन्फीरियर मान के चलता है, हमेशा नेगेटिव तरीके से सोचता रहता है। तो भाई गलतियाँ किसी और की और भुगते हम क्यों? है कि नहीं? तो अगर किसी इंसान की वीक पर्सनैलिटी इन सारी चीज़ों की वजह से डेवलप हुई है, तो वो उसको ठीक कर सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। लेकिन पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वीक पर्सनैलिटी जो भी उस इंसान की है, उसमें उसका ज़्यादा रोल नहीं है। ज़्यादा रोल सोसाइटी का है, ज़्यादा रोल माहौल का है, ज़्यादा रोल परिवार का है, ज़्यादा रोल जिस टाइप के टीचर्स या स्कूल्स में आप रहे हैं, उनका ज़्यादा रोल है। और उन सब की गलतियों की वजह से किसी इंसान की अगर वीक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, तो हम उसको क्यों भुगते? एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान वो सारी चीज़ों को क्यों भुगते? तो वो उसको ठीक कर सकता है। ये बस इस समझने की चीज़ है कि लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, उनसे गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों की वजह से हमको भुगतने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी पर्सनैलिटी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो अब पहले हम ये समझेंगे कि जो हमने डिफरेंट-डिफरेंट जो पर्सनैलिटी देखी है, वीक, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट और मैच्योर, इनको डिफरेंट-डिफरेंट एग्ज़ाम्पल से समझते हैं और बेहतर तरीके से आप समझ सको कि एक किस टाइप की पर्सनैलिटी वाला इंसान किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है? और इन कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बाद में हम ये देखेंगे कि एक जो जिस इंसान की वीक पर्सनैलिटी है, वो अपने आप को कैसे बेटर पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप कर सकता है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। इसके बाद में हम देखेंगे। ठीक है? तो हमारा सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं अपनी फैमिली के साथ में। आपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर दिया है और जो वो ऑर्डर जो वेटर जो आपके लिए ऑर्डर लेके आया है, उसके अंदर कुछ मिक्सअप हो गया है या फिर कुछ गलत ऑर्डर आपके पास आ गया है। तो इस सिचुएशन में एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? पहली बात, या तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, जो ऑर्डर है उसको खा लेगा। या फिर उसके दिमाग में उसका माइंडसेट ऐसा चलेगा कि मैं कहीं बोलूँगा तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं मेरा जो वेटर आके कहीं मेरे को ही ना डाँट दे कि आपने ऐसा किया है। इस टाइप की उसकी चीज़ें दिमाग में चीज़ें रहेंगी। तो वो या तो बोलेगा नहीं, उसको जो भी उसके पास गलत ऑर्डर आया है, उसको चुपचाप खा लेगा। ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा? सबसे पहले तो वो जो वेटर है उसको बोलेगा कि आपने ये जो ऑर्डर जो मैंने ऑर्डर दिया था वो ये ऑर्डर नहीं है, और एकदम पूरे एग्रेशन के साथ बोलेगा। एग्रेशन मतलब पूरा उसके ऊपर थोप के बोलेगा कि तुमने गलती कैसे कर दी, और वो सामने वाला जो रेस्टोरेंट का स्टाफ है उसकी बात भी नहीं सुनेगा, बस वो बोलेगा कि तुमने गलती की, इसको ठीक करो। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान करेगा। एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा? पहली बात तो एकदम पूरा हार्श तरीके से बोलेगा वो। हो सकता है गाली-गलौज पे भी बात आ जाए। अरे तू मेरा पावर जानता नहीं है, तूने कैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस टाइप वाले वो मोड में आ जाएगा। हो सकता है गाली-गलौज करने लगे और बोलेगा मेरे को तो अब दूसरा ऑर्डर चाहिए। हो सकता है ऑर्डर देने में उस इंसान ने खुद ने गलती की हो, लेकिन फिर भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान दूसरे उसी के ऊपर थोपेगा कि नहीं तेरी गलती है, इसको चेंज कर, इसको उठा के ले जा। मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर शो करेगा। और एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे उस सिचुएशन को रिएक्ट करेगा? पहली बात तो वो पोलाइटली उस वेटर को पूछेगा
कि मैंने ये ऑर्डर किया था, आप ये लेके आ गए हैं। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है, अगर मान जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता है तो ये इंसान जो उसका मैनेजर होगा उसके पास जाके अपनी सारी डिटेल जो बातें हैं उसको बताएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ पे क्या मिक्सअप हुआ है, कैसे हुआ है, और फिर पेशेंटली वेट करेगा कि कोई बात नहीं, वेटर भी इंसान ही है, उससे गलती हो सकती है, और फिर उसके बाद में जो भी वो ऑर्डर जो सही ऑर्डर होगा उसका वेट करेगा और फिर खाना खाएगा। तो ये एक सिचुएशन थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कई बार आपको लग सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और डोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो तो लगभग सेम ही है, लेकिन नहीं, सेम नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान अपने आप को लेकर स्ट्रॉन्ग रहता है, अपने आप को लेकर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है वो अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट के साथ साथ और कॉन्फिडेंट रहता है, प्लस वो दूसरे के ऊपर भी हावी होने की कोशिश करता है। दोनों में अंतर है। पहले वाला अपने आप के ऊपर जो भी बातें कर रहा है वो अपने आप को लेकर कर रहा है, डोमिनेंट वाले में वो दूसरे को वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दूसरे के ऊपर थोप रहा है, दूसरा उसके सेंटर में है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अलग अलग पर्सनैलिटी वाले लोग ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक रिलेशनशिप में एक कपल के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया, चाहे वो कपल के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या फिर किन्हीं भी दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इस सिचुएशन में डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। जो वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान है, पहली बात तो वो उस डिसएग्रीमेंट को साइडलाइन करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर बात ही नहीं करेगा, उसको छुपाने की कोशिश करेगा, ये सोच के कि कहीं अगर मैं बात करूंगा तो बात आगे बढ़ेगी और ज़्यादा लड़ाई होगा। लेकिन इन सब की वजह से होगा कि वो बात तो नहीं करेगा, उससे लड़ाई तो बंद हो जाएगी, लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहेगा उस बात को लेकर। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, वो जो भी डिसएग्रीमेंट है उसके बारे में खुल के बात करेगा, ध्यान से अपनी बात रखेगा, लेकिन वो साथ में अपनी बात को बहुत अग्रेसिवली रखेगा, और सामने वाला जो इंसान है उसकी बात ज़्यादा अच्छे से नहीं सुनेगा। एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो बोलेगा मैं ही बोल रहा हूँ वही सही है, तुम जो बोल रही हो या बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, तो बस बात खत्म हो गई, मेरा वाला स्टेटमेंट सही है। डोमिनेंट वाला ऐसे रिएक्ट करेगा। और एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, पहली बात तो वो अपनी बात को रखेगा, जो दूसरा इंसान जो भी जिसके साथ भी डिसएग्रीमेंट हुआ है उसकी बात को भी एक तरीके से एक्टिव तरीके से लिसन करेगा, बहुत ध्यान से उसकी बात को सुनेगा, और उसके बाद में दोनों की बातों को समझने के बाद में एक जो मिडिल ग्राउंड आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन निकालेगा, फिर दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लोग रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक फ्रेंड्स सर्कल के बीच में इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि कहाँ घूमने चलें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान पहली बात तो अपना कोई स्टैंड लेगा ही नहीं, ज़्यादातर मेजोरिटी जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ के लिए वो एग्री कर जाएगा कि चाहे चलो सब लोग यहाँ पे जा रहे तो चलो मैं भी यहीं पे चलूंगा, अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं करेगा, अपनी बात को नहीं रखेगा। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो अपनी बात को रखेगा और थोड़ा एग्रेसिव तरीके से रखेगा, और साथ में दूसरे की बात नहीं सुनेगा, वो अपने वाली बात के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं हमको यहीं पे जाना है, यहाँ पे जाना इसलिए अच्छा है, यहाँ पे जाना उसलिए अच्छा है, दूसरे की बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। एक जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो सीधा बोलेगा कि हमको शिमला ही जाना है, बस बात खत्म, और कहीं पे कुछ नहीं जाना है। इस टाइप से डोमिनेंट वाला रिएक्ट करेगा। एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, वो अपनी बात को पोलाइटली और रेस्पेक्टफुल तरीके से रखेगा, दूसरे वाले की बात पोलाइट तरीके से सुनेगा, जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनेगा कि कौन कहाँ पे जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है, और उसके बाद में किसी मिडिल ग्राउंड पे पहुंचेंगे, वहाँ उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर कहीं घूमने जाना है तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग एंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके, इसलिए तो घूमने जाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे बस जाना है और आना है। और सब लोग एंजॉय कब कर पाएंगे, जब सबकी बात सुनी जाएगी, जब सबकी सलाह के बाद में, सबकी एडवाइस के बाद में कोई फाइनल निर्णय निकाला जाएगा, तभी ना सब लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो जो मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो सबकी बात ध्यान से सुनेगा, ओपन डिस्कस करेगा, और उसके बाद में जो भी कंक्लूजन निकलेगा, सबका एक जो मिडिल ग्राउंड आएगा वहाँ पे वो घूमने जाएगा। इस टाइप से डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लोग रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान में कुछ कमी बता रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उस क्रिटिसिज्म को डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले लोग कैसे लेंगे। देखो, सबसे पहले जो वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो उस क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म की तरह ना लेके अपने आप के ऊपर पर्सनल ले लेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस की कमी है, एक तो ऑलरेडी वो अपने आप को इंफीरियर मान के चल रहा है, और ऊपर से अगर कोई उसकी और कमी बता देगा तो ये मानने लगेगा कि सामने वाला तो हमेशा मेरी कमी निकालता रहता है, मेरे को मतलब वो कुल मिला के उस कमी को पॉजिटिव तरीके से लेने के बजाय उसको नेगेटिव तरीके से लेगा, अपने आप को और वीक बनाएगा, अपने आप को और इमोशनली ब्रेक डाउन करेगा, अपने आप को और ज़्यादा इंफीरियर मानने लगेगा उस कमी को सुन के, बजाय ठीक करने के। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो उस कमी को सुनेगा, लेकिन उस कमी को बजाय मानने के वो उसको डिफेंड करने लग जाएगा। डिफेंड करने का मतलब है कि वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा थोड़ा थोड़ा, कि नहीं नहीं ये जो बात है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो उस कमी को नहीं मानेगा, उसको डिफेंड करने के मोड में रहेगा, बाद में भले ही मान ले लेकिन पहले वो डिफेंड करने के मोड में रहेगा।
एक जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो तो कमी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि डोमिनेंट पर्सनैलिटी का मतलब ही है कि वो अपने आप को एकदम सुपीरियर मान के चल रहा है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो पहली बात तो वो सुनेगा ही नहीं। और साथ में वो जो कमी बता रहा है वो उसके ऊपर अटैक करेगा कि पहले खुद का तो जाके देख तू, मेरे में कमी बता रहा है, खुद को अता पता ही नहीं है। वो इस टाइप से रिएक्ट करेगा। एक जो मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान है वो कैसे रिएक्ट करेगा? देखो, वो उस कमी को पहले तो ध्यान से सुनेगा। अगर वो कमी उस इंसान को रियल में लगी कि हाँ, ये मेरे में कमी है, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी वो यूज करेगा कि हाँ चलो, अच्छा है कि सामने वाले ने मेरे को बता दिया। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने आप को और बेटर बनाने के लिए यूज करेगा कि अगर सामने वाले ने कोई कमी बताई है और वो कमी उसके अंदर है भी, तो वो सामने वाले को पहले तो धन्यवाद देगा और फिर उस कमी को ठीक करके अपने आप को और बेटर बनाएगा। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो किसी आपके फ्रेंड का या फिर आपके फैमिली में किसी इंसान का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है। इमोशनल ब्रेकडाउन का मतलब या तो उसका जो रिलेशनशिप है वो टूट गया है, या फिर उसकी लाइफ में कुछ और टाइप की प्रॉब्लम आ गई है। हो सकता है किसी उसके करीबी इंसान की डेथ हो गई है, या फिर कुछ और ऐसा कुछ हो गया है, उसका कुल मिला के इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है। तो इस सिचुएशन में जो वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान है, पहली बात तो जो सामने वाला इंसान आके अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रहा है उसको सही तरीके से समझ ही नहीं पाएगा। अगर समझ भी लिया तो कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, क्या सलाह देनी है, कितनी सलाह देनी है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इवन वो खुद परेशान हो जाएगा, खुद एकदम हाइपर हो जाएगा, या फिर खुद एक तरीके से एंशियस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान ऐसे रिएक्ट करेगा। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान सामने वाले की बात को सुनेगा अच्छे से, लेकिन सुनने के साथ में वो 2-3 चीज़ें करेगा। पहला तो ये, सुनने के साथ-साथ वो कुछ ना कुछ जजमेंट दिमाग में लाता रहेगा कि अगर सामने मान लो कि किसी इंसान का रिलेशनशिप टूट गया है, तो वो उस इंसान की बात सुनने के साथ-साथ वो जज भी करता रहेगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए था, किसको क्या करना चाहिए था। इस टाइप से वो जजमेंट पास करता रहेगा और साथ में वो बहुत जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेगा कि फटाफट मेरे को सब कुछ सही करना है। इस टाइप से वो रिएक्ट करेगा। जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान है, वो क्या करेगा? पहली बात तो उसके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डोमिनेंट पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि दूसरे को मेनली कंट्रोल करना। अगर उस इंसान के पास आके कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है उसको कंट्रोल करने की। तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर अपनी बात थोपने की कोशिश करेगा, उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग सही करने की कोशिश करेगा। बजाय सामने वाले की बात को पूरा ध्यान से सुने, उसको सब अपने तरीके से करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला इंसान इस सिचुएशन को कैसे डील करेगा? वो उस इंसान की बात को ध्यान से सुनेगा पहले तो। और मैच्योर पर्सनैलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने बताई थी कि उसका जो इमोशनल क्वोशिएंट है, तो खुद के इमोशन को समझने की कैपेसिटी और एक दूसरे के इमोशन को समझने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो इंसान पहले तो जो भी उसको प्रॉब्लम बता रहा है, उस इंसान की बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, समझेगा, बिना किसी जजमेंट को पास किए, बिना ये डिसाइड किए कि कौन सही है, कौन गलत है। उसको बहुत अच्छे से सुनेगा। उसके बाद में उसको जो एडवाइस ठीक लगेगी, बिना कोई बाउंड्री क्रॉस किए, बिना ना तो अपनी बाउंड्री के बाहर गए और ना ही सामने वाले की बाउंड्री को क्रॉस किए, उसको जो एडवाइस उसको ठीक लगेगी वो एडवाइस देगा। समझ रहे हैं? मतलब उस इंसान, मैच्योर इंसान के लिए ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जैसे मेरी बाउंड्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी इंडिपेंडेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सामने वाले की भी उतनी ही ज़रूरी है। तो वो उसकी रिस्पेक्टफुल तरीके से बात सुनेगा और रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी एडवाइस देगा। दोनों की बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे। तो ये हमने कुछ एक एग्जांपल लिया है और इससे ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि वीक पर्सनैलिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग क्या होती है, डोमिनेंट क्या होती है और एक मैच्योर पर्सनैलिटी क्या होती है। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है। अगर आप जो भी आपकी पर्सनैलिटी है आपको लगता है कि वो ठीक है, तब तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको इंप्रूव करना चाहिए तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे कि जिस इंसान की वीक पर्सनैलिटी होती है, वो अपने आप को कैसे बेटर कर सकता है। हमने ये तो जान लिया कि वीक पर्सनैलिटी के क्या-क्या फीचर होते हैं, वीक पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। अब हम जानेंगे कि वीक पर्सनैलिटी जिस भी इंसान की है, जिस भी रीज़न की वजह से, वो अपने आप को बेटर कैसे कर सकता है। तो देखो, सबसे पहला काम जो करना है, वो ये करना है कि अपनी समझ को थोड़ा डेवलप करना है और इस बात को समझना है कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। किसी इंसान को भगवान का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। सब नॉर्मल इंसान ही हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई और हो। ठीक है? तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान एक इंसान ही है, उनसे गलतियाँ होती हैं। बचपन की जो भी गलतियाँ हुई हैं, वो हो चुकी हैं। अब आप उनको जाके ठीक नहीं कर सकते, बस आप समझ सकते हैं कि उन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता है और उन गलतियों की वजह से मेरे को अब सफ़र नहीं करना है। तो पहला काम तो ये कर सकते हैं कि आप जैसे भी हैं और जो दूसरे लोग जैसे भी हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखें कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप उनको सिर्फ़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो जैसे भी हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं। आप उनको नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं सिर्फ़ अपने आप को, ना किसी और को। तो पहली बात तो ये समझने की है कि हम गलतियाँ करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, पहली बात। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो है कि अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। स्किल्स के ऊपर काम करने का मतलब क्या है?
देखो, एक इंसान है वो पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा इंसान है उसको उसको म्यूजिक पसंद है, तीसरा इंसान हो सकता है उसको डांस करना पसंद हो, किसी को हो सकता है स्पोर्ट्स खेलना पसंद हो। तो हर एक किसी इंसान का अपना एक स्किल होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप तो एकदम कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो लेवल पे है, अपने आप को इंफीरियर मान के चल रहे हैं, सबसे पहले अपना स्किल आइडेंटिफाई करें। स्किल आइडेंटिफाई करने के बाद में उस स्किल के ऊपर काम करें। ठीक है? अब देखो, मान लो किसी इंसान को किसी एग्जाम में अच्छे से पास होना है, वो एग्जाम को लेके अपनी पढ़ाई को लेके वो है, कॉन्फिडेंट नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो इंसान पढ़ाई में अच्छा ना होने के बजाय अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो स्पोर्ट्स के ऊपर काम करे। तो स्पोर्ट्स के ऊपर काम करने की वजह से वो पढ़ाई में कैसे अच्छा हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना। तो देखो, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा स्पोर्ट्स की वजह से, लेकिन अगर वो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में काम करेगा तो उसको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आना चालू होगा कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मेरे में भी कुछ स्किल्स है। और ये फीलिंग ही काफ़ी है किसी दूसरे काम को और अच्छे से करने के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम लगता है जिसमें आईएएस, आईपीएस लोग बनते हैं, इसका जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम का, उसके अंदर मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस टाइप के सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप नोट करना, इसमें जो सिलेक्शन लेने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें या तो इंजीनियर या डॉक्टर या सीएज़, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप सोच के देखो, एक इंसान जिसने अपने ग्रेजुएशन में या फिर उसके पहले ना कभी कोई पॉलिटी पढ़ा, ना हिस्ट्री पढ़ा, ना ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमी कुछ नहीं पढ़ा, वो टॉप कैसे कर गया? सोच के देखिए कैसे टॉप किया। वो सिर्फ टॉप एक रीजन से किया है, और वो है उसका अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस। एक इंसान जो इंजीनियर है, जिसने आईआईटी पास आउट किया है, तो उसको अपने आप के ऊपर ये भरोसा है कि अगर ये आईआईटी पास कर सकता है वो, तो ये दूसरे एग्जाम भी वो पास कर सकता है। ये भरोसा ही काफ़ी है किसी काम को करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना कोई एक स्किल आइडेंटिफाई करो और उस स्किल के ऊपर काम करो। कुछ टास्क डिसाइड करो और उस टास्क को फुलफिल करो। देखो, टास्क को फुलफिल करने से मेरा मतलब ये है कि या तो आप कोई काम डिसाइड करो मत, और अगर आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो फिर उसको जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो फुलफिल ना हो जाए, तब तक उसको छोड़ो मत। ऐसा करने से अगर आप कोई टास्क डिसाइड करके उसको फुलफिल करते हैं तो अपने अंदर एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस फील करते हैं। हमको लगता है कि जो मैंने डिसाइड किया वो मैं कर सकता हूँ, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आती है। एक अलग ही टाइप का हम अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करते हैं। और साथ में तुम दूसरा भी करके देखना, आप या तो कोई टास्क डिसाइड करो और उसको फुलफिल ना करो। रात को सोते टाइम आपको खुद को फील होगा कि यार मैं जो डिसाइड किया था वो फुलफिल नहीं कर पाया, और हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो हमको और एक वीक फील करवाता है कि यार मैं जो डिसाइड करता हूँ वो फुलफिल नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। इस टाइप की फीलिंग हमारे दिमाग में आती है। तो पहली बात तो ये कि या तो कोई टास्क डिसाइड करो मत, और अगर कर लिया अगर कुछ काम डिसाइड करने का, तो फिर उसको फुलफिल करो, उसको कंप्लीट करो, उसको बीच में मत छोड़ो। अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे कुछ लोग बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि मैं कल से अब सिगरेट पीना बंद कर दूँगा, मैं कल से जिम जाना चालू करूँगा, मैं कल से फ़िटनेस पे ध्यान दूँगा, मैं कल से दारू नहीं पीऊँगा, मैं कल से किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। इस टाइप के लोग वो लेते हैं, रेज़ोल्यूशन लेते हैं, और हम सब लोग, हमको बोला भी जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ रेज़ोल्यूशन लो। तो मेरा कहना ये है कि या तो आप रेज़ोल्यूशन लो मत, बिल्कुल मत लो, और अगर ले रहे हो, तो उसको फिर फुलफ़िल करो। अगर लेने के बाद में जब आप फुलफ़िल नहीं करते हैं ना, तो आपके दिमाग में, आपके खुद के अंदर भीतर कुछ ऐसा होता है जो एकदम टूट जाता है। क्योंकि पहले अगर आपने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे जिम जाना है, तब तक तो अपने अंदर एक उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, जिस दिन मैं डिसाइड करूँगा, उस दिन मैं चला जाऊँगा। लेकिन आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कल से जिम जाऊँगा, कल से न्यू ईयर आ रहा है, मैं जिम जाऊँगा, और उसके बाद जब आप नहीं जाते हैं ना, तो फिर अपने आप के ऊपर आपको लगने लगता है कि यार, मैं जो डिसाइड करता हूँ, वो फुलफ़िल नहीं कर पाता। ये अंदर अपने आप फीलिंग आती है। तो मेरा कहने का मतलब है, या तो कुछ डिसाइड करो मत, और अगर डिसाइड कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करके ही मानो, उसको फुलफिल करके ही मानो। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं। तीसरा काम जो कर सकते हैं एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान, वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान की जो एक खास बात और होती है, वो होता है कि उसका एक विक्टिम माइंडसेट होता है। वो अपने आप को हमेशा कमज़ोर दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को हमेशा प्रॉब्लम में दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो माइंडसेट है, उसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड के बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड डेवलप करो। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से मेरा मतलब है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी इंसान के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि उस गलती को लेकर वो बैठा रहे और अपने आप को विक्टिम मानता रहे, अपने आप को परेशान मानता रहे, अपने आप को ये मानता रहे कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ। और दूसरा माइंडसेट क्या हो सकता है, वो ये डेवलप करे कि कोई बात नहीं, जो होना था सा हो गया। अब मैं अपने आप को इस तरीके से डेवलप करूंगा कि वो पहले वाली चीज मेरे ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगी। हालांकि ये इतना ईजी नहीं है, लेकिन कोशिश करने से हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मान लो आपको आपके पेरेंट्स के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है, या फिर किसी अदर इंसान के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। तो एक तो तरीका क्या हो सकता है कि आप लगातार लड़ाई करते रहें, अपनी बात को सही तरीके से प्रूव करते रहें। वो भी तो एक तरीका है ना, लेकिन उससे होगा क्या? भाई, आपकी अगर आप कंटिन्यू किसी बात को लेकर झगड़ा करते रहेंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? या तो आप ये प्रूव कर पाएँगे, भाई देखो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और इस बात को लेके आप हमेशा उस बात को खींचते रहेंगे।
तो उससे सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, ना वो लड़ाई खत्म होगी ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट क्या होता है कि अगर किसी बात को लेकर झगड़ा चल भी रहा है तो अपनी बात को शांति से रखो, सामने वाले की बात को शांति से रखो और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, बजाय अपने आप को सही प्रूव करने के या सामने वाले को गलत प्रूव करने के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। इस टाइप का माइंडसेट डेवलप करो। समझ रहे हैं कि एक अपने आप को विक्टिम मानने के बजाय, अपने आप को एक प्रॉब्लम क्रिएटर मानने के बजाय एक सॉल्यूशन क्रिएट करने वाला माइंडसेट डेवलप करना है। इसके अलावा अभी जो आप हैं उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो। अगर आप वीक पर्सनैलिटी वाले हैं तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं वीक पर्सनैलिटी वाला हूँ। अगर जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर इंप्रूव कैसे करेंगे? अगर आप मानते रहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो वैसे बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो फिर तो आप कुछ इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे। इंप्रूव करने के लिए पहले ये तो जरूरी होना चाहिए ना कि आप अपने आप को मान रहे हैं कि हाँ, मेरे में कुछ कमी है, तभी तो इंप्रूव कर पाएंगे। तो आप जैसे भी अभी हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दें। देखो, दूसरे से कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो ही अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आप दूसरे से कंपेयर करने के बजाय आप अपने आप से कंपेयर करें कि आज मैं जो हूँ वो कल से कितना बेहतर हूँ। कल मैं जैसा था क्या मैं आज भी वैसा ही हूँ, या कल के कंपेयर में आज मैंने अपने आप में इंप्रूव किया है। तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने के बजाय अपने आप को खुद से कंपेयर करें कि मैं कल की तुलना में आज कितना बेहतर हुआ हूँ, और इस तरीके से कर करके अपने आप को इंप्रूव करें। इसके अलावा और ज़्यादा में ना तो कम से कम आप किसी से इंटरेक्ट करते टाइम, किसी से बातचीत करते टाइम अपने फेस पे एक नॉर्मल हल्की सी स्माइल रख सकते हैं। देखो, स्माइल रखने का जो मेन जो इफेक्ट होता है ना वो ये होता है कि आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाली वाइब्स आती है। कई बार हम लोगों को देख के बोलते हैं ना कि यार इस इंसान से तो बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है, इस इंसान से तो बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन में भी हम अपने चेहरे पे किस टाइप के भाव रखे हुए हैं। क्या हम परेशान हैं, क्या हम गुस्से में हैं, क्या हम एकदम मुंह लटकाए हुए हैं, या फिर क्या हमारे चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल है। तो अपने चेहरे पे कम से कम एक हल्की सी स्माइल रखो। देखो, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक बहुत खुश इंसान है, वो कहीं रास्ते में जा रहा है और आगे रास्ते में 10 लोग बैठे हुए हैं, और उन 10 लोगों के एकदम चेहरे से लटके हुए हैं, एकदम बेचारों की तरह परेशान हैं, बहुत एकदम लेजी टाइप से। तो वो जो 11वां इंसान वहाँ पे जा रहा है ना, वो भी उनके देखे-देख वैसा ही बन जाएगा थोड़े टाइम के बाद में। अगर वो वहाँ पे जाके बैठा तो थोड़े टाइम बाद में वो जो अभी खुश-खुश जा रहा था, वो भी वहाँ पे जाके एकदम ऐसे मुँह लटका के बैठ जाएगा, जैसे पता नहीं क्या हो गया। और सिमिलरली आप इसका उल्टा करके देखो, एक इंसान जो बहुत परेशान है और जब वो रास्ते में कहीं चलते जा रहा है और आगे 10-12 लोग बैठे हैं, वो एकदम हँसी-ठिठोली कर रहे हैं, एकदम खुश-खुश लग रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर एक पॉजिटिव वाइब आ रही है उनको देख के। तो जो 11वां इंसान अगर वहाँ पे जाके 2-4 मिनट बैठ गया ना, तो 2 मिनट के अंदर अपनी सारी परेशानी को भूल जाएगा। 2 मिनट में अपना जो नेगेटिव वाइब है उसको भूल जाएगा। वो भी उनके जैसा ही बन जाएगा थोड़ी देर में। वो भी एकदम, उसके चेहरे पे भी एकदम हल्की-सी मुस्कुराहट आ जाएगी, एकदम खुशी-खुशी वाला माहौल फ़ील करने लगेगा वो। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी और से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बजाय अपने आप को एकदम नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करने के, चेहरे पे हल्की सी स्माइल के साथ, थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करें अपने आप को। इससे एक एक तो क्या होगा, एक तो आप अपने आप को लेके एक पॉजिटिव फ़ील करेंगे, और जब आप दूसरे के पास जाएँगे, तो दूसरा भी आपको एक पॉजिटिव नज़र से देखेगा, जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अपनी जो फिज़िकल और जो मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर आप काम करें। आप अपने वर्कआउट रूटीन है, उसको फ़ॉलो करें अच्छे से। जो अपना आप अगर कुछ अनहेल्दी अगर खाना खा रहे हैं, तो उसको साइड में करके हेल्दी डाइट को फ़ॉलो करें। अगर हो सके तो सुबह-शाम योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि जिससे आपकी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छे तरीके से रह सके। जब ये दोनों हेल्थ अच्छे तरीके से रहेंगी, तो आप लाइफ़ के अंदर कुछ भी करने जाएँगे, तो आपकी बॉडी आपका सपोर्ट करेगी, आपका माइंड आपका सपोर्ट करेगा, और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में डेवलप कर पाएँगे। तो ये मेरी तरफ से कुछ थोड़ी बहुत एडवाइस थी। अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी वीक है और अगर आप चाहते हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग करें या फिर उसको और मजबूत बनाएं, एक मैच्योर पर्सनैलिटी में डेवलप करें, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सारे स्टेप फॉलो ना कर पाएँ, पर एटलीस्ट थोड़ी बहुत ट्राई तो करें, एक शुरुआत तो करें। एक जापानीज़ में एक कॉन्सेप्ट है काइजेन के नाम से, और इस काइजेन का बेसिक मीनिंग होता है एक छोटा-छोटा इंक्रीमेंट, छोटा-छोटा इम्प्रूवमेंट। मतलब जापानीज़ ये बात मानते हैं कि किसी की भी लाइफ में कोई सडन चेंज नहीं होता है। कोई एकदम से कोई इंसान ऐसे कोई उथल-पुथल नहीं कर देता है। एकदम से किसी इंसान में कोई चेंजेस नहीं आ जाते हैं। वो इस बात में बिलीव नहीं करते, सडन चेंज में वो बिलीव नहीं करते। काइजेन का मतलब है कि आप अपने आप के अंदर आज अगर आप आपकी पर्सनैलिटी को मान लो 10 में से अगर मैं 100 में से अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी को अगर 10 नंबर दे रहा हूँ, तो कल आपकी पर्सनैलिटी 100 में से 11 नंबर लाइक होनी चाहिए। परसों आपकी पर्सनैलिटी 100 में से 12 नंबर लाइक होनी चाहिए। कि आपको इम्प्रूव करना है, वो थोड़ा-थोड़ा करके, एकदम से इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके होती हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी आज बनी है, वो बहुत धीरे-धीरे करके ही बनी है इतने लंबे टाइम में, एकदम से नहीं बनी है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो भी धीरे-धीरे करके होगा। एक दिन में कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, तो आपको एक टाइम के बाद में अपने आप के अंदर ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, जो आपको खुद को यकीन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये कुछ एक एडवाइस हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस लंबे वीडियो में, काफ़ी लंबा हो गया है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया है
पर्सनैलिटी क्या होती है, कैसे वो डेवलप होती है, जो मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि वीक पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट और मैच्योर, इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि इनके क्या-क्या फीचर्स होते हैं, कैसे किस सिचुएशन में कौन सी पर्सनैलिटी वाला इंसान कैसे रिएक्ट करता है। और फिर हमने बात की है वीक पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में कि वीक पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है एक्चुअल में, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है? आज का वीडियो हालाँकि काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इससे सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही।